दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर 13th पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ समय के अंदर ही विद इन 10 मिनट टू 15 मिनट के अंदर पूरे बांग्लादेश के इलेक्शंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको जीरो से लेकर पूरी कहानी समझ में आने वाली है कि आखिरकार बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी पार्टी किसके साथ में है, रेफरेंडम क्यों कराया जा रहा है, जुलाई चार्टर क्या है, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो कैसे बन सकती है, कैसे रास्ता साफ हो सकता है। यूनुस खान को केवल एक एडवाइजर बना दिया गया है। तारिक रहमान जो कि इतने लंबे समय के बाद में ब्रिटेन से आए हैं, भगोड़े थे, भाग गए थे देश छोड़कर, सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो कि भारत से निकला हुआ है, भारत का बच्चा है। कोई गलती करे तो माफ कर देना। 1971 के अंदर भारत ने अपनी पूरी कोशिश करके आवामी लीग की मदद से बांग्लादेश को एक नया देश बनाया और शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ नेशन वहां के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 75 के अंदर ही 15 अगस्त को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है, जिस दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं। इलेक्शंस की कुछ तस्वीरें जो कि बहुत सेंसिटिव भी हैं, बहुत चेकिंग वहां पर चल रही है। क्या कुछ चल रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, न्यूज तो अब ये आ रही है निकल के कि शेख हसीना बांग्लादेश की क्या प्रधानमंत्री बन सकती है, क्या कोई चांसेस है, क्या एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है उसके तहत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश के अंदर भेज दिया जाएगा। देखिए, यूनुस खान जिनको 2006 के अंदर नोबेल पीस प्राइज मिला था अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका ने जब बांग्लादेश से मांगा एक आइलैंड तो शेख हसीना ने इनकार कर दिया कि व्हाइट मैन इज नॉट एंटर इन आवर कंट्री। इससे यूएसए भड़क गया, बोला हमको मना कर दिया। तो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवा दिया और फिर नए प्रधानमंत्री बने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यूनुस खान। कुछ अच्छा नहीं कर पाए, बहुत दंगे हुए, बेरोजगारी और बढ़ गई, कोई खासा रिजल्ट निकलकर नहीं आया। फिर चलते हैं अगले व्यक्ति की तरफ, तारिक रहमान। तारिक रहमान जो कि बीएनपी पार्टी के हैं, किसके हैं? बीएनपी पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं। तारिक रहमान के बारे में पहले जान लीजिए। खालिदा जिया के बेटे हैं, जियाउर रहमान के बेटे हैं ये। तो ये जो व्यक्ति है तारिक रहमान, इन्होंने 2001 से लेकर 2006 तक बांग्लादेश के अंदर बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन उस समय एक करप्शन के चक्कर में इनको जेल जाना पड़ा और करप्शन के चक्कर में जेल जाने पर 18 महीने की जेल हुई। लेकिन इनकी जो माताजी थी खालिदा जिया, वो पावरफुल थी, देश के प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने क्या किया, इनको ब्रिटेन लंदन भगा दिया। बोला मेडिकल लीव लेके चले जाओ इलाज के बहाने, और बेटे को रवाना कर दिया कहां पर? लंदन के अंदर। और उस दिन के बाद से इसने कभी भी शक्ल नहीं दिखाई बांग्लादेश को। लेकिन यह बताया जाता है कि लंदन में रहते हुए बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर ही ये काम करते रहे और वहां पर इंस्ट्रक्शन देते रहे कि पार्टी को कैसे काम करना है। अब ये जो व्यक्ति है बीएनपी पार्टी के तारिक रहमान, ये 25 जनवरी को लंदन से आते हैं बांग्लादेश के अंदर, और उसके महज 5 दिन के बाद में ही खालिदा जिया की मौत हो जाती है। बहुत लंबी बीमारी से वो चल रही थी। अब ये बीएनपी पार्टी की जो कमान है वो संभला दी जाती है किसको? तारिक रहमान को, जो कि आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो बीएनपी पार्टी हुई खालिदा जिया की पार्टी। अब इनके पास में सबसे ज्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तो इनकी माताश्री की मौत हुई, वो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, और साथ ही में बीएनपी पार्टी की मजबूती भी इनके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री बन जाए। भारत के लिए ठीक रहेगा अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कुछ मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उससे तो ठीक ही होगा, है ना? ठीक है, तो ये है इनकी बात। ये व्यक्ति को आप देखिए 1998 का जन्म है, और 1998 का जन्म हुआ, पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया ढाका यूनिवर्सिटी से। और आपको पता है कि जिस समय शेख हसीना के घर के ऊपर अटैक किया गया था, तो स्टूडेंट्स विंग के जो लीडर थे वो यही व्यक्ति थे,
और इन्होंने ही साथ दिया था दूसरी पार्टी का जो कि प्रो पाकिस्तानी कहलाती है। और यह सब करते हुए बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के बंगले को घेर लिया था स्टूडेंट्स विंग ने और हमला शुरू कर दिया था। उसके बाद में शेख हसीना 5 अगस्त को भारत के अंदर आती हैं, 5 अगस्त 2025 को, है ना, या 24 को। अब तो दिन भी इतने पुराने हो गए हैं, कैसे लगने लगा है कि शेख हसीना भारत के अंदर ही रहा करती थी। तो ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने तख्ता पलट करने के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अब इस व्यक्ति को देखिए, मैंने शुरुआत के अंदर आपको न्यूज जो दिखाई थी उसमें एक पार्टी का नाम लिखा हुआ था। पार्टी कौन सी है? जमात इस्लामी। तो जमात ए इस्लामी जो है उसके अध्यक्ष शेफुरिन, ये नाम है इनका। ये प्रो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं। अभी पाकिस्तान को जो एंट्री मिली, आईएसआई जो पाकिस्तान के अंदर गई, मिलिट्री एक्सरसाइज की, और जो चिकन नेक है जिसको कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां पर इन लोगों ने तफरीक की। चाइना को भी बुलाया कि देखो भारत के पास में ये जो कॉरिडोर है, यहां पर हम लोग चलते हैं, निगरानी रखते हैं, है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, तो भारत को डर लगेगा। भारत ने साफ कह दिया कि आप देखो हमको छेड़ने की जरूरत नहीं है, हम भी पावर रखते हैं। फिर वहां से लौट गए। ये जो जमात इस्लामी पार्टी है 1971 के अंदर जिस समय बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उस समय पाकिस्तान का साथ दिया था इस पार्टी ने, और इस पार्टी को 1973 के अंदर बैन कर दिया गया था। 1973 के अंदर बैन किया गया और 1973 के अंदर बैन करने के बाद वापस से 75 में रिज्यूम कर दिया गया। और ये जो एनसीपी के लीडर हैं, ये व्यक्ति जो है वो एनसीपी के लीडर हैं और ये साथ देंगे जमात इस्लामी, मतलब प्रो पाकिस्तान, इसका साथ देंगे। तो ये जो जमात पार्टी है, अगर ये जीतती है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना, भारत को बहुत जबरदस्त जो है वो नुकसान होने वाला है। अब बांग्लादेश के अंदर एक कंसर्न और चल रहा है पैरेलल, और वो है जुलाई चार्टर। जुलाई चार्टर क्या है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बांग्लादेश के अंदर अगर कोई भी सरकार बनती है तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है। जुलाई चार्टर यह है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुल 84 रिफॉर्म किए जाएंगे, और वो सारे के सारे रिफॉर्म लिखे हुए हैं जुलाई चार्टर के अंदर। अब देखिए 13वीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं आज। वहां पर कोई भी व्यक्ति जो बैलेट पेपर के ऊपर जा रहा है उसको 2 पेपर दिए गए हैं। एक तो व्हाइट पेपर जिस पर अपनी वोट डाल रहा है, चाहे बीएनपी पार्टी, जमात पार्टी, एनसीपी पार्टी, जिसको भी वोट डाल रहा है। दूसरा एक पिंक कलर का पेपर और दिया गया है, वो है पेपर रेफरेंडम का। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। इसका मतलब लोगों से पूछा जाएगा कि बताओ कि आपके देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो संविधान है उसमें कोई रिफॉर्म चाहते हो या नहीं चाहते हो, यस और नो। केवल उस पर ऑप्शन है कि यस और नो। अगर आपने यस पर टिक किया तो जुलाई चार्टर लागू हो जाएगा और संविधान के अंदर रिफॉर्म होगा, और अगर नो पर क्लिक किया और उनकी संख्या 50% + 1 चली गई तो फिर कोई रिफॉर्म नहीं होगा, मतलब वो रिफॉर्म नहीं चाहते हैं। तो जुलाई चार्टर ये है इस प्रकार से। अब बांग्लादेश के अंदर टोटल वोटर्स कितने हैं? बांग्लादेश के अंदर 12 करोड़ 7 लाख वोटर्स हैं। 12 करोड़ 7 लाख वोटर्स हैं, ठीक है। अब इनकी जो है वोटिंग होगी, ये 13वीं पार्लियामेंट है, 13वीं पार्लियामेंट होने जा रही है। कुल 350 सीटें हैं बांग्लादेश की पार्लियामेंट के अंदर। इसमें से 300 सीटों के ऊपर वोटिंग होगी और 50 जो सीटें हैं वो वुमेन्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व्स हैं। इन 300 सीटों में से भी 299 जो सीट्स है इसी के ऊपर वोटिंग होगी, क्योंकि एक जो सीट है शेरपुर, नाम क्या है, शेरपुर जो सीट है, इसके जो यहां पर उम्मीदवार खड़े हुए थे उनकी मौत हो गई, इसलिए एक सीट पर चुनाव नहीं होंगे। इलेक्शंस होने जा रहे हैं 299 सीट्स के ऊपर। इस पर जिनको बहुमत मिला वो पार्टी जीतेगी, और वो पार्टी सबसे ज्यादा जो दावेदार लग रही है वो है बीएनपी पार्टी। अब बात यह है कि शेख हसीना का क्या, आवामी लीग को ऑलरेडी जो है वो बैन किया जा चुका है कि भाई ये पार्टी तो लड़े ही ना बांग्लादेश के अंदर, इसको तो बैन कर दिया। अब शेख हसीना इलेक्शंस लड़ ही नहीं सकती है, लेकिन जो दूसरी बीएनपी पार्टी के लीडर्स वगैरह हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत शेख हसीना को वापस से कहां भेज दे, बांग्लादेश के अंदर भेज दे। और
देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि शेख हसीना ने भारत के अंदर शरण ली है। इससे पहले 1980 के अंदर भी शरण ली थी और अब वापस से ये जो है भारत के अंदर है। तो क्या आगे जाकर शेख हसीना वापस से प्रधानमंत्री बन सकती? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ये बांग्लादेश में जाती हैं तो जेल तो काटनी पड़ेगी। हो सकता है कि और भी कुछ हो जाए इनके साथ, है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में अक्सर होता है, हो ही जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनकी जान को भी खतरा हो। लेकिन बीएनपी पार्टी जो है वो अगर सरकार बनाती है तो फिर जेल में जरूर शेख हसीना को रखेगी। हां, बात यह है कि इसके अलावा कोई निर्दलीय पार्टी, देखिए वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार लगभग 2000 के आसपास निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई निर्दलीय पार्टी वहां पे जो है सरकार बनाएगी। तो शेख हसीना को बांग्लादेश में भेजने का मतलब है जेल भेजना। तो इनका तो प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि भारत जो है वो सौंप दे अगर बीएनपी पार्टी वहां पर बनती है कि वह ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत हम भेज देते हैं, है ना, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी तो सीनेरियो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये पूरे अब देखिए रिजल्ट आएंगे इलेक्शंस के और बांग्लादेश के अंदर सरकार बनेगी। तो भारत के लिए फेवर की सरकार तो आवामी लीग थी जो कि नहीं बन सकती है, और ना तो बीएनपी ना जमात, ऐसी कोई पार्टी भारत के फेवर में दिखाई नहीं दे रही है। और ऊपर से यूनुस खान कह रहे हैं कि आज तो हम लोग अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। वोट डालते हुए कह रहे हैं कि हम तो आजादी का जश्न मना रहे हैं। ये कौन सी आजादी हो गई? तुम्हारा प्रधानमंत्री तो दूसरे देश के अंदर है। मतलब बात यह है ना यार कि सोचने की जरूरत है आज कंट्रीज को कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री दूसरे देश की गिरफ्त में है, कि इससे बड़ी और दुर्गति क्या होगी देश की। भारत बहुत आगे है इन चीजों से। आप देखिए कि ना तो हमारे कभी राष्ट्रपति ना कभी प्रधानमंत्री, कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक हमारे साथ, और होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो देश के पीछे चलती हैं, देश के आगे नहीं चलती हैं। देश सर्वोपरि होता है, ठीक है दोस्तों। डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं कि आखिरकार आप अपने काम को और फोकस्ड कैसे कर सकते हैं, वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं। और एग्जाम क्रैक करना, बिजनेस क्रैक करना, दोस्तों चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। जो आप चैलेंज लेंगे वही आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।